तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। राहत इंदौरी साहब की 4 लाइनें कि जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम लिख दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो भैया टैरिफ वाला मामला चल रहा था। कौवा आया कान ले गया। अब पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हमारे, उन्होंने ऐलान किया है कि भैया टैरिफ वाले पे एलिजिबल हो गया है ट्रम्प ताऊ से। और ट्रम्प ताऊ ने टैरिफ जो था 25% से घटाकर 18% कर दिया। अब मोदी जी फूले नहीं समा रहे हैं, बता रहे हैं देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। और मोदी ने यह भी कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% का कम शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ जनता की ओर से ट्रम्प ताऊ को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें मुझे कौन सा धन्यवाद की बात है? ट्रम्प ताऊ ने ही सारी घोषणा की है। तो मजबूरी में आज करना पड़ा पीयूष गोयल को कि लालच मलालत ना हो जाए ऑपरेशन सिंदूर की तरह। ट्रम्प ताऊ तो कल ही कर चुका। अब जो ये 18% है बता रहे हैं ऐतिहासिक है। भैया इसमें क्या ऐतिहासिक है? ट्रम्प ताऊ ने शर्त भी तो लगाई है, रसिया से तेल नहीं खरीदोगे। और कौन सा बहुत बड़ा कदम तीर मारा है? भारत पे 18% है नया टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19 है, पाकिस्तान पे भी 19 है, बांग्लादेश पे 20 है, वियतनाम पे भी 20 है। तो एक आध परसेंट का तीर मार के कौन सा किया भैया? सरमत से हमारे परे आपके समझ में आ रहा हो तो आप खुशियां मनाइए, हवन वम भी करा दीजिए टमताओं के लिए फिर से, जैसे उनके चुनाव कराए थे। दूसरा तीर योगी आदित्यनाथ ने मारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अब उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा हमारी जो पुलिस है उससे हमने रिवाल्वर दिए, तो वो लगाने के लिए खाली थोड़ा ना दिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए दिए। ये बयान जो उनका है वो जो हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की थी हाफ इनकाउंटर वाले पे, उसके जवाब में दिया है योगी जी ने। और ऐसे बयान ही योगी जी के जो होते हैं पुलिस वालों के जो मंसूबे हैं उनको बलवती करते हैं। उनके अंदर एक आ जाता है एनर्जी बूस्टर, समझ लीजिए हार्लिक्स का काम कर जाएगा ये। अब योगी जी ने और भी कहा, उन्होंने अपना आड़ नहीं या मोदी का आड़ लिया। कहा कि 2017 में पीएम मोदी ने मुझे यूपी की जिम्मेदारी दी थी और जब हमने देखा तो तय किया कि जीरो टॉलरेंस करना बहुत जरूरी है। अगर अपना व्यक्तिगत भी गलत करेगा तो उस पर भी एक्शन होगा, अपना पराया कुछ नहीं होगा। अब कितने अपनों पे एक्शन होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोडीन भैया वाला मामला आप जानते ही हैं, सिरप वाला, कोडीन सिरप वाला। और यूपी में कौन कौन कितने माफिया हैं, कितने जेल में और कितने बाहर संरक्षण पाए हैं, ये भी आप जानते हैं। में कोई चीज ढकी छुपी तो है नहीं। और यूपी में एक कांड और हुआ है। जो यूपी के राज्य कर्मचारी हैं उन्हें अपनी चल अचल संपत्ति की ब्यौरा देना था 31 जनवरी तक, नहीं दे पाए बेचारे। अब वो दे कहाँ से? उसमें कई ऐसे हैं जिनके पास 2 नंबर का है। आपको याद होगा कई आईएएस हैं यूपी में, तो एक ट्रेन चला था टॉप 10 भ्रष्ट अधिकारियों का नाम का। आपको याद होगा अभी पिछले साल हमारे एक पहले मुख्यमंत्री जी के बड़े खास हुआ करते थे प्रमुख सचिव, आज भी वो सलाहकार हैं, अवस्थी जी हैं। एक कोई मामला था उत्तराखंड में, कोठी में रुपया बराबर गायब हुआ था, वो आज तक पता ही नहीं चला। एक हमारे लखनऊ के डीएम हुआ करते थे अभिषेक प्रकाश, उनका भी एक मामला था, खूब उछला लखनऊ में, ठाए ठाए फिर हो गया। देवेंद्र पांडे आईएएस थे, उन्नाव के डीएम थे, कुछ पता ही नहीं उनका क्या हुआ। अब अगर सरकारी आंकड़े देखे जाए तो कुल 47,816 कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। कैसे दे दे भैया? कौन अपनी आबैल मुझे मार करेगा? किसका वहां जुहू में फ्लैट है, उत्तराखंड में किसका बंगला है, कोठी है, नैनीताल में किसका है, दिल्ली बसंत बिहार में किसका, कौन बताएगा बताओ? अब वो नपेंगे इसमें छोटे ही सब, बड़ा थोड़ा ना नपेगा। अब एक मजेदार मामला देवरिया का है। मोमो, मोमो खाना भी कभी कभी बहुत बड़ी बवाले जान हो सकता है। अगर आपका बच्चा मोमो खा रहा है तो बड़ा सतर्क रहिए, अलमारी खोल के एक बार रोज लाकर चेक कर लिया कीजिए, सोना चंदिया बचा है कि मोमो खा गया। अब मामला यह है कि एक कक्षा 7 का लड़का, देवरिया का मामला है, रामपुर कारखाना भगवानपुर का मामला। अब उसे मोमो खाने बड़ा शौक, और उसके पिताजी जो थे बनारस में एक मंदिर में पुजारी। ये भी एक शोध का विषय है कि एक पुजारी के पास बनारस के 85 लाख का जेवर आया कहाँ से। और भैया 85 लाख का जेवर रख के गए थे। उनका कहना है कि उनका था और उनकी बहन का था, कुल मिला के 2 लोगों का। अब वही पास में 3 लोग थे जो मोमो का बिजनेस करते थे, मोमो बनाते थे बेचते थे।
उन तीनों को पता चला कि लड़का मोमो खाने का शौकीन है। उसको बहलाया फुसलाया, घर वालों का आरोप है। अब वो बच्चा भैया हमको तो समझ से परे है हमारे कि 85 लाख का मोमो कैसे खा गया। 85 लाख का गहना साफ हो गया। वो तो जब संडे को उनके पिताजी बनारस से लौटे तो उन्होंने अलमारी चेक की तो पता चला सब गहना गायब। जब गहना गायब तो लड़के से पूछा गया, वो डरा सहमा था। तो उसने बताया पापा हम मोमो खा गए। तो भैया अगर घर में आपके बच्चे हैं, मोमो पिज्जा खा रहे हैं और आप उनको मंगा के नहीं दे रहे हैं तो मंगाना शुरू कर दीजिए। और अगर वो खा रहे हो आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो उनसे पूछो जरूर कि बेटा तुम कहाँ से खा रहे हो, नहीं किसी भी दिन बवाल हो सकता है मोमो के चक्कर में। अब भैया एक बड़ा मजेदार मामला है राजस्थान का। हमने ये खबर देखी तो हमारे तो होश उड़ गए। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक ऐसी चोरी की घटना सामने आई जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया। यहाँ चोर ने न सिर्फ सरकारी इंजीनियर के घर से कीमती सामान चुराए बल्कि जाते जाते ऐसे मजेदार और फिल्मी डायलॉग लिखकर छोड़ गया कि पीड़ित भी पढ़कर चौंक गया। मामला क्या था कि एक इंजीनियर साहब है, उनका नाम है सोहन जागिर। वो सरकारी क्वार्टर है उनका, वो किसी काम से गए हुए थे बाहर। दूसरे दिन सवेरे लौटे तो उन्होंने घर का नजारा देखा। सब सामान वामान बिखरा पड़ा हुआ था, कई चीजें गायब थी। अब था क्या कि जब वो चोर चोर आया था उनके यहाँ चोरी करने तो उसकी नजर जब सामान वामान बटोर रहा था तो एक महंगी शराब की बोतल पर पड़ी। इसके बाद उसने घर को ही अपना अड्डा बनाया, सोचा बढ़िया अब यही इंजॉय करूं, सामान तो सब मिल ही गया है, कौन टेंशन है। तो चोर ने बैठ के पूरी शराब की बोतल पी। लेकिन मामला कहाँ ट्विस्ट आया कि शराब की बोतल तो थी इंजीनियर साहब, लेकिन चखना कुछ नहीं था, तो कुछ मिला नहीं। तो इस बारे में वो इतना चोर नाराज हुआ कि उसने मकान मालिक के नाम एक नोट लिखा और वहीं छोड़ आया और लिखा कि अगर दारू रखते हो तो आलू चिप्स भी रखा करो। अरे भाई इतने बड़े इंजीनियर हो, इतना सामान घर में है तो दरियो पुतलियां खाली रखे हो, चिप्स चखना उखना भी तो रखना चाहिए। यही से शुरू हुआ पूरा मामला। उसने और डायलॉग लिखे, लिपस्टिक से दीवारों पे भी लिखा है। गैंग साहब वासेपुर में लगता है बहुत बार उसने देखी होगी, तभी उसने किया होगा, या बहुत बड़ा लेखक रहा होगा, साहित्यकार रहा होगा। चोर ने अपने नोट में लिखा कि ढूंढते रह जाओगे लेकिन बिहारी बाबू न कभी मिला न कभी मिलेगा, यानी बिहारी था, खुदे बता गया। मैं कोई दस्तावेज नहीं ले जा रहा हूं, अगर पुलिस में शिकायत की तो तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, तू मुझे भूल जाना। इतना ही नहीं, चोर ने भावुक होते हुए यह भी लिखा कि आपकी सुंदर पेन से लिख रहा हूं, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है। अब चखना नहीं मिला हो तो कुछ खाने वाने मिल गया होगा, हो सकता है। आनंद आया, मजबूरी ने पहली बार ऐसा काम करवाया है और जिंदा रहा तो एहसान नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। मतलब थैंक को बोल के गया, संस्कारी चोर था भैया। और पुलिस को भी खुली चुनौती दी है कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब बताइए इस तरह की भी चोरी होती है कि आया सामान तो ले ही गया, दारू भी पिया और चखना नहीं था तो उसके लिए ऑब्जेक्शन नोट भी छोड़ गया। अब भैया भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का भी संबंध है। आप जानते ही हैं, हम कई लोगों को जानते हैं, कई राजा हैं जिनकी शादियां राजघराना नेपाल राजघराने में हुई। कई ऐसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनकी शादियां नेपाल में हुई हैं। अब चुनाव आयोग ने उनके लिए मुसीबत पैदा कर दी है। जो SIR है, चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आप अगर नेपाल की बहू लाते तो ठीक है, भारत में आई, रोटी बेटी का रिश्ता बहुत अरसे से, सदियों से है, लेकिन वो भारत की नागरिक नहीं है और उन्हें उनका वोटर ID कार्ड नहीं बनेगा, ना वो मान्य होगा। तो चलते चलते 4 लाइनें अशोक चक्र की हैं कि तुम भी गले थे हम भी गले थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे, न तुम खले थे ना हम खले थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे, तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।